बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे, कुछ देर पहले वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है और मादर वतन के दिफा के अज़्म का इयादा किया गया है, जिसमें मुल्क की दाखिली और ख़ारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और LOC पर मुसलसल जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर तबादला ख्याल किया गया है। कश्मीर के मामले को लेकर गुफ्तगू की गई है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि MQM पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत के साथ छोड़ने का इंदिया दे दिया है और उसकी वजह वो मरदमशुमारी पर जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात थे, एक मरतबा फिर उस पर वो गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर अपना रिस्पांस दे चुकी है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ अर्सा कबल ही, बल्कि कुछ दिन कबल ही हम ये कह सकते हैं कि फ़लस्तीन के हक़ में एक करारदाद मंजूर की है, जो कि भारी अक्सरियत के साथ मंजूर की गई है, जिसमें फ़लस्तीनियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीनियों के जो वहाँ पे ज़ख़ायर मौजूद हैं उस पर उनकी जितने हद तक हकूक़ हैं उनको तस्लीम भी किया गया है। और अगर कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर हर्जाना लेने के हवाले से भी बात की गई है। तो फ़लस्तीनियों के हकूक़ का ओवरऑल उसमें दिफा किया गया, उसका भी जिक्र करेंगे। और इसी के साथ ही हम बात करेंगे कि कश्मीर का मामला कहाँ खड़ा है। सजाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज बड़ी अहम मुलाकात है, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है और बिलख़ुसूस इसे इस तनाजुर में देखा जा रहा है कि मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ LOC पर हमें देखने में आ रही हैं। और हमने गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में 2 दिन कबल ये गुफ्तगू की थी कि ये जो खिलाफ वर्जियाँ एक ही वक्त में, एक जानिब ज़ाहिर है हमारे अफवाज पाकिस्तान को बलूचिस्तान अफ़गान बॉर्डर और फिर तीसरी जानिब LOC पर सामना है, तो इस पर आज गुफ्तगू की गई है। क्या अंदर की स्टोरी है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि नकी साहब के आर्मी चीफ़ और DGISI की वज़ीर आज़म से जो मुलाकात है, ये गैर मामूली मुलाकात है और बहुत अहम मुलाकात है। और ये यकीनन हमारी जो सरहदी सूरत हाल है उस पर बातचीत की गई होगी। कश्मीर की सूरत हाल और जो इंडिया के हवाले से मुख्तलिफ़ वज़ारत ख़ारजा के लोग कहते रहे हैं, जिस तरह हमारे ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडा भी करता रहा है। यूरोप में उसकी वेबसाइटें पकड़ी गई हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। फिर आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में आवरान वगैरह में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसी तरह शुमाली वज़ीरिस्तान में कुछ इक्का दुक्का जो है वो सूरत हाल हुई है कोई, तो वो सारी सूरत हाल डिस्कस की गई होगी और दुश्मन के जो अज़ाइम हैं उनको नाकाम बनाने के हवाले से भी प्लान किया गया होगा और बताया गया होगा कि वो क्या एक्शन कर सकता है और क्या रिएक्शन हम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, इस मुल्क में जब भी हमारे यहाँ कोई सरहदों की सूरत हाल जो है कोई ऐसी बनती है तो उसमें DGISI जब प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ़ के साथ मिलते हैं और तीनों की इकट्ठी मुलाकात होती है, यकीनन फिर बहुत सारे अहम अमूर डिस्कस होते हैं। और मेरी आज एक वफाकी वज़ीर से भी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी अहम मुलाकात होती है फिर उसमें यकीनन जहाँ मुल्क के बैरूनी सूरत हाल और ख़ित्ते की सूरत हाल, फिर उसके बाद सरहदी सूरत हाल डिस्कस होती है, वहाँ उसके अलावा अंदरूनी सूरत हाल भी यकीनन सिक्योरिटी की जो है वो डिस्कस होती है और बहुत सारी चीज़ों ज़ेर बहस आती हैं, फिर बहुत सारे फ़ैसले किए जाते हैं उसी मीटिंग की रोशनी में। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अहम मीटिंग है और इस हवाले से यकीनन बहुत अहम इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस हुए होंगे। अच्छा, इसी हवाले से ज़ाहिर है जब इस नौइयत की मुलाकातें हमारे मुल्क की भी एक तारीख़ होती हैं तो मौजूदा ज़ाहिर है सियासी हालात जो है उसमें एक सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा है और ख़ुद हम जब हुकूमत के मामलात देखते हैं तो उसमें जो वज़ीर आज़म का बयान है उस पर तनकीद भी की जा रही है, मगर अगर उसका जायज़ा लिया जाए तो यकीनन कुछ मायूस कुन फ़ज़ा जो है वो इस वक्त मुल्क में मौजूद है। तो इस सूरत हाल में भी ज़ाहिर है हमेशा अफ़वाज पाकिस्तान ने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बड़ा अहम और मरकज़ी किरदार अदा किया है, तो इस ज़िमन में भी आप समझते हैं कोई अहम पेश रफ्त हो सकती है, कोई गुफ्तगू हुई है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जब गिलगित बल्तिस्तान पर आपको याद होगा कि एक सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं आए थे और आर्मी चीफ़ साहब आए थे और उस मीटिंग के बारे में शेख रशीद साहब ने ये बताया था कि बहुत अहम मीटिंग है और सारे इश्यूज़ पर जो है ना नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और दाखिली सूरत हाल। और कई दफ़ा आपको पता है शेख रशीद साहब अभी तो वज़ीर दाखिला बन गए हैं, लेकिन जब वो वज़ारत रेलवे चलाते थे तो बहुत सारी बातें करते थे कि फ़ौज जो है वो अंदरूनी हालात से बेखबर नहीं रह सकती, अंदरूनी हालात पे भी। मैं समझता हूँ कि मुल्क की जो अंदरूनी सियासी सूरत हाल है यकीनन उसमें अफ़वाज पाकिस्तान तो हमेशा जो भी हुकूमत मुंतखब हो के आएगी उसके साथ खड़ी होगी। ये तो ख़ुद आर्मी चीफ़ ने भी उनको मीटिंग्स में ये कहा था, गिलगित बल्तिस्तान वाली शेख रशीद साहब ने भी ये बात की, अपोजिशन के लोगों ने भी बात की।
लेकिन मैं समझता हूँ कि यकीनन ये जो इस वक्त सरहदी सूरत हाल है और उनको ये कहा गया होगा प्राइम मिनिस्टर को कि किसी तरह ये जो टेम्परेचर इतना हाई हो गया है सियासी, इसको डाउन किया जाए, कोई अपोजिशन को एंगेज किया जाए, कोई बातचीत की जाए। क्योंकि अगर सरहदी सूरत हाल ख़राब हो तो मुल्क के अंदर जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम किसी सूरत भी वो वारे नहीं खाता, उससे बहुत मसाइल बढ़ सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 2-2.5 साल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि जो अपोजिशन से बात नहीं करना चाहते, ना ही अपोजिशन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, ना ही अगर अपोजिशन से बात हुई, अब देखें ना बात खुल के आ गई सामने जब राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि जी हमें कहा गया कि जी आप बताएं आप क्या क्या तरमीम चाहते हैं, तो हर जमात ने अपनी अपनी तरमीम बना के पेश की और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा कि हाँ हम तो मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये शहजाद अकबर जो है ना ये नहीं मानना चाहता, और साथ उन्होंने एक जुमला भी कहा शहजाद अकबर साहब के बारे में। तो उसकी अभी तक कोई शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई तरदीद नहीं की कि कोई तरदीद की हो, बल्कि उन्होंने तो ये कहा राना सनाउल्लाह ने कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले कहा कि जी वो आप मियाँ नवाज़ शरीफ को भी मेरा सलाम दीजिएगा, शहबाज शरीफ को भी दीजिएगा। तो आप इस बात से अंदाज़ा कर लें कि इनके अपने वज़रा क्या कर रहे हैं। मुल्क की जो अंदरूनी सूरत हाल है उस हवाले से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस वक्त ज़रूरत है कि जो सियासी सूरत हाल बना हुई है, जो तनाव बना हुआ है, ये आने वाले 2-4 हफ्तों में बनने वाला है, वो किसी तरह भी मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए अच्छा नहीं है, तो ना ही मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से अच्छा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो कम अज़ कम उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपोजिशन को किसी तरह मुज़ाकरात की टेबल पर लाए और मुज़ाकरात से मसाइल पर जो है वो गुफ्तगू की जाए और उनको हल किया जाए। देखें 2 मुल्कों के दरमियान जंग भी हो जाती है ना, तो मामला फिर वो जो है टेबल पे हल होते हैं। बिल्कुल सही। हमारे और हमारे पड़ोसी मुल्क के दरमियान जो जंग हुई उसके जो मामला हल हुए वो शिमला मुआहदे में हुए, ठीक है जी। इसी तरह और दुनिया भर में देखें जहाँ जंगी होती रही है, तालिबान के दरमियान अफगानिस्तान में जंग हुई है, वो भी मुज़ाकरात में हुई है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो बहुत पहले ये कहते थे कि तालिबान के साथ जो जंग है वो मुज़ाकरात से हल होगी, लेकिन वो अपोजिशन से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। और अब अपोजिशन को इस सतह पर वो ले आए हैं कि अगर आप आज हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि हम अपोजिशन से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो जब तक उसमें कोई रोल स्टैब्लिशमेंट ना करे, मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन इनके साथ अब टेबल पे बैठेगी। अब बिल्कुल नहीं लगता। और ये जो सेनेट इलेक्शन जो हैं ये भी शो ऑफ हैंड के ज़रिए कराना चाहते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को कोई कामयाबी हो। तो ये आने वाले दिन जो हैं ये बहुत मसाइल पैदा करेंगे, आने वाले दिन जो हैं ये बहुत मैं समझता हूँ सियासी तौर पर अच्छे नहीं होंगे। इस हवाले से इस मीटिंग में कहा गया होगा इनको कि भाई ये जो सूरत हाल है वो ज़रा बेहतर होनी चाहिए, और सरहदी सूरत हाल के हवाले से भी बताया गया होगा कि दुश्मन क्या कर सकता है, क्योंकि इंडिया हमारा, मोदी हमारा दुश्मन है। और ये पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि अपने मुल्क, उसके मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कोरोना की वजह से वहाँ और परेशानियाँ बढ़ गई हैं, जो लॉकडाउन हुआ कोरोना के दौरान। बिल्कुल सही। तो मोदी ने जो आवाम से वादे किए थे वो वादे पूरे करने में नाकाम रहा है। अब वो अपने आवाम की तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन कर सकता है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए क्या प्लान्स होंगे यकीनन ये भी डिस्कस हुए हैं, ये भी यकीनन डिस्कस हुआ होगा। तो आप समझते हैं, क्योंकि आप गुज़िश्ता मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी ये जिक्र कर चुके हैं, यकीन दहानियों का तज़किरा होता रहा है, तो आप समझते हैं कि कुछ, चूँकि ये भी अभी आप तारीख़ का भी हवाला दिया कि हमेशा हमारे अफ़वाज पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जिसने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को भी इस्तेहकाम बख्शा और कोशिश की कि सूरत हाल दाखिली सतह पर बेहतर रहे, उसके असरात यकीनी तौर पर खारजी सतह पर होते हैं। तो अब भी क्या कोई ऐसा माहौल बन सकता है? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे इसमें, तो इसमें यकीनन जो है कोई मुज़ाकरात की बात हो सकती है, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट, आपको याद होगा कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट इसहाक़ खान ने बरतरफ कर दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया था। उसके बाद नवाज़ शरीफ और ग़ुलाम इसहाक़ खान के दरमियान बहुत शदीद जो है माज़ाराई शुरू हो गई थी और बहुत सारे सूरत हाल ख़राब हो रही थी, लेकिन जनरल वहीद काकड़ ने दोनों के दरमियान में आए और दोनों के दरमियान बैठ के मामला तय कराना पड़ा है। और उसी की वो जो मीटिंग्स हुई, उसी मीटिंग में नवाज़ शरीफ को भी, नवाज़ शरीफ भी असम्बली तोड़ के नए इलेक्शन की बात की और इसहाक़ खान को भी जाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहे तो मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट अगर दरमियान में आए और वो अपोजिशन को भी टेबल पर लाए और हुकूमत को भी टेबल पर आए। अगर हुकूमत अब कोशिश करेगी कि वो टेबल पे आए
और अपोजिशन वो हुकूमत के कहने पे तो वो नहीं होगा, वो कभी वो हालात इस वक्त इस सतह पर पहुंच चुके हुए हैं कि वो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बॉयल्ड हो चुके हुए हैं। इस पर आप दूसरी जानिब जब सरहदी आप सूरत हाल का भी जिक्र कर रहे थे, सियासी सूरत हाल का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन जब हम अंदरूनी और दाखिली सियासत का जिक्र कर रहे हैं तो ना सिर्फ वो मामला जिसमें इमरान खान साहब के बयान सामने आए, ना सिर्फ वो मामला जिसमें अपोजिशन के बयान पीडीएम के सामने आ रहे हैं, अब एक और मामला भी होने रहा है। अख्तर मेंगल साहब के बाद एमक्यूएम का मामला जो है वो भी सर उठा रहा है, उस पर जिक्र करते हैं। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम जिक्र करेंगे कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो मरदमशुमारी का मामला है उस पर वफाकी हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दिया है। इसी पर सज्जाद तरीन साहब ये सवाल है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ये कह रही है कि मरदमशुमारी दोबारा की जाए, और फिर उससे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि हमें ये बताया जाए हम हुकूमत में क्यों हैं, क्योंकि वो इत्तेहादी हैं वफाकी हुकूमत के, और सिंध में अगर वो मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है, लेकिन दोनों जमातों का मुतालबा एक है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जब ये मरदमशुमारी हुई थी ना, उस वक्त इस पर बहुत सारे एतराज़ात आए थे, लेकिन उस वक्त क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब आ गए थे तो सबके दरमियान ये तय हुआ था कि ये इलेक्शन जो है वो हो जाएं और इसी मरदमशुमारी पे तो फिर अगले जो हैं वो उसका चेक कर लिया जाएगा। मुख्तलिफ़ पॉकेट से मुख्तलिफ़ आबादियाँ जो हैं इसमें दर्ज की गई उनको चेक कर लिया जाएगा और उसी हिसाब से फिर आगे अगर तो सूरत हाल ठीक हुई तो ठीक हुई, अगर ना हुई तो फिर इसका कोई और हल निकाल लिया जाएगा। मैं समझता हूँ मुसलसल जब से ये गवर्नमेंट आई है एमक्यूएम उनके साथ रही है और एमक्यूएम का सबसे बड़ा मसला ये रहा है, बल्कि पीपल्स पार्टी का भी ये रहा है कि वो कहते हैं ताज हैदर साहब जो हैं वो चैलेंज करते रहे इस चीज़ को, तो इलेक्शन कमीशन के काम और ये मरदमशुमारी के काम पीपल्स पार्टी ने। आप ताज हैदर साहब का जिक्र कर रहे हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारूफ रहनुमा जनाब ताज हैदर साहब। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब वक्त देने का। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एमक्यूएम का भी ये मुतालबा है मरदमशुमारी के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर आवाज़ उठाती रही है, 2017 की मरदमशुमारी को मुस्तरद किया, बल्कि उसकी मजम्मत की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो क्या अब समझा जाए दोनों जमातों का, यानी एमक्यूएम का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मरदमशुमारी के मामले पर एक जैसा ही मुतालबा? ये तो सब जमातों ने मुस्तरद किया था 2017 की मरदमशुमारी के, और उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने, आपको याद होगा सज्जाद तरीन साहब खुद फॉलो कर रहे थे कि 24वीं आईनी तरमीम आई कि ये जो फिगर्स हैं इनको इस्तेमाल कर लिया जाए हल्का बंदी के लिए, और मैं खुद वहाँ पार्लियामेंट्री लीडर था पीपल्स पार्टी का, और कोई 3 महीने हमने 24वीं आईनी तरमीम रोकी रही और मीटिंग्स हमारी इदारे शुमारियात से चलती रहीं। उसके बाद वज़ीर आज़म उस वक्त थे खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने तमाम पार्टियों का इजलास बुलाया, सेनेट में जितने भी पार्लियामेंट्री लीडर्स थे, और हम सब ने एक मुआहदे पे दस्तखत किए कि 5% ब्लॉक्स के अंदर सही तरीक़ाकार से गिनती की जाए, क्योंकि गिनती गलत तरीक़ाकार से की गई थी, और गलत की ये थी इस तरीक़ाकार में कि जो भी किसी दूसरे सूबे से आके बसा था उसको इस सूबे में नहीं बल्कि उस सूबे के दूसरे सूबे की आबादी में शुमार किया गया। यानी अगर सीधे लोग पख्तूनख्वा से, पंजाब से, कहीं से आके बसे तो उनको सिंध की आबादी में शुमार नहीं किया जाएगा, उनको पख्तूनख्वा की आबादी में या यहाँ से वो आएंगे वो शनाख्ती कार्ड का मुस्तकिल पता देख के इस तरीके से। तो अब इसमें जो असल फर्क पड़ा वो सूबे सिंध को पड़ा, क्योंकि सूबे सिंध में लोग दूसरे सूबों से आके यहाँ आबाद हो रहे हैं। अच्छा, ये डिजूरे तरीक़ाकार कहलाता है। जो डिफेक्टिव तरीक़ाकार है जिस पर दुनिया भर में मरदमशुमारी होती है वो ये है कि आपने खाना शुमारी कर ली, उसके बाद उस दिन जो भी उस घर के अंदर मौजूद है उसको वहाँ की आबादी में शुमार किया जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आया है या क्या है। तो ये तरीक़ाकार दुनिया भर में है आबादी के तयन का। इस तरीक़ाकार को तर्क किया गया और सूबे सिंध की हुकूमत को भी शामिल नहीं किया गया। हरचंद के जो आदमशुमारी है वो फेडरल लिस्ट नंबर 2 का हिस्सा है, जो कि CCI के ज़ेर इंतज़ाम होती है, और वो सूबे और मरकज़ मिल के करते हैं। तो इस पे एहतजाज था, उस एहतजाज पे एग्रीमेंट हुआ
राजा जफरुल्लाह साहब के उस पर सबसे ऊपर एग्रीमेंट है, आजम सवाती साहब के दस्तखत पे हैं, मेरे दस्तखत है, बल्कि हर पार्टी के उस पे। और उसमें अपने कर्नल मार्शल जो MKM को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो भी, तो हर एक ने किया था। और तरीक़ेकार 5% ब्लॉकों में फिर से गिनती का किया था, जिसके बाद इन फिगर्स को ठीक करना था, लेकिन वो नहीं किया गया। और अब ये फिगर्स जो है इनके ऊपर कोई काम नहीं किया जा सकता। ठीक है ताजदर साहब, इसी हवाले से ये बताइएगा, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आता है तो उसके बाद क्या ये मामला जहाँ जो फैसला वहाँ पे हो जाएगा वो आखिरी फैसला होगा, या उसके बाद टेक्निकली आप समझते हैं कि कोई गुंजाइश मौजूद है उसे चैलेंज करने की? देखिए, मैंने कल के बयान में एक चीज कही है जो आज सुबह छपी है, वो ये है कि ये हम 5% ब्लॉक्स के अंदर कर रहे थे, लेकिन एक और सर्वे मौजूद है जो यूनिसेफ कराती है हर सूबे के जो इदारा है शुमारियात का, उसके साथ मिलके, और वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चीज होती है। यानी सिंध का जो 2014 का है वो कोई 400 सफ़े का सर्वे है और बहुत ही हम उससे मदद लेते रहते हैं। तो उसमें एवरेज हाउस होल्ड साइज दिया जाता है कि औसत क्या है, हर घर में कितने आदमी रहते हैं। वो 7.2 सिंध का है। और अगर आप ये देख लें कि 2017 में कितने मकान गिने गए और ये जो एवरेज हाउस होल्ड साइज है उस जरूरत दे दें तो सिंध की आबादी निकल आती है। इसी तरह बाकी सूबों की भी निकल आती है। और जब हम जरूरत दे के देखते हैं तो कोई 1,40,00,000 का फर्क है इस एक्चुअल आबादी में और जो 2017 के सेंसस में आबादी हुई। ताज भाई अगर ये मर्दमशुमारी का मामला मुतनाज़ा हो गया है और इसमें MKM ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब हमारे पास सड़कों के आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या फिर बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो फिर ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे? सज्जाद भाई, मैं खुद पेश हुआ था निसार खोड़ो और मैं मुर्तज़ा इलेक्शन कमीशन के सामने, और हमने ये बात सामने रखी थी कि ये गैर आईनी हो जाएगा, क्योंकि 24वीं आईनी तरमीम सिर्फ 2018 के आम इंतखाबात के लिए और जो ज़िमनी इंतखाबात है उस आम इंतखाबात के उसके लिए पार्लियामेंट ने इजाज़त दी है, बाकी के लिए नहीं। तो जब तक कि इन आदाद शुमार को दुरुस्त ना किया जाए, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि कोई 30% का फर्क है इस 1,40,00,000 की आबादी कमी होने से, तो उसमें हमारे वसाइल जो कि फेडरल गवर्नमेंट से ट्रांसफर हो रहे हैं वो भी 30% बढ़ेंगे। हमारी सीटें कौमी असेंबली में 61 के बजाय 80 हो जाएंगी। तो अब ये इतना बड़ा फर्क है कि हम लोग तो उसे नहीं सहार सकते। और इसी बात पे ऑब्जेक्शन था, जिसके नतीजे में ये तमाम चीजें आपके सामने हुई थी 2018 के जो 2017 के आखिर के महीनों और 2018 के शुरू के महीनों में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और मोहतरम राजा जफरुल्लाह साहब ने हुकूमत की तरफ से ये कहा था कि नहीं, हम जो गिनती है अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ दिस एग्रीमेंट ये हम कराएंगे। लेकिन उसके 2 महीने बाद अप्रैल के 19 अप्रैल को जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया। तो ताज भाई ये बताएं कि अब इस मामले को किस तरह हैंडल किया जाएगा? हुकूमत जो करने जा रही है कि MKM को वो कबूल नहीं है, क्या पीपल्स पार्टी उसको कबूल है, या आपके पास कोई नया फार्मूला है तो बताएं। MKM तो सिर्फ कराची की बात करती है। जो आबादी कम हुई है वो सिंध के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज्यादा कम हुई है। अच्छा, हम एक ऑल्टरनेट दे सकते हैं पॉपुलेशन का, वो ये है कि ये यूनिसेफ की निगरानी में ये तमाम चीजें होती और हर सूबे के अंदर आती है। तो हर सूबे की जो एवरेज हाउस होल्ड साइज है, तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड से आप जरा दे दीजिए तो हर सूबे की आबादी निकल आएगी। और हर सूबे की, क्योंकि ये हर सूबे का जो इदारा शुमारियात है वो यूनिसेफ के इश्तराक से कर रहा है,
तो अगर हर सूबे की आबादी निकल आती है, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट की आबादी निकल आती है, तो आप बड़े आराम से नाकाबंदी कर सकते हैं और एग्रीगेट पे हो सकता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जिक्र करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन के हक़ में जो करारदाद मंजूर की है और उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनका जायज़ा लेंगे। सजाद तरीन साहब, आपके इल्म में है कि दिसंबर के आगाज़ में ही फ़लस्तीन के हक़ में अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद मंजूर की, जिसमें जो करारदाद के मुखालफत में मेरे ख्याल में 6 और 17 गैर जानबदार और 153 वोटों से, यानी अक्सरियत से कामयाबी हुई है उसके हक़ में, और उसमें बहुत से बातें जो है वो फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के हवाले से की गई हैं। अब सवाल ये है कि हम अक्सर ये जिक्र करते हैं कि जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, OIC का हम जिक्र करते हैं, अरब लीग का हम जिक्र करते हैं, वहाँ पे इस नौइयत की करारदादें तो खैर रही हैं मगर कोई मुतासर कुन कारकर्दगी नहीं है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी दिन आप एक दिन प्रोग्राम रखें जो सिर्फ हम फ़लस्तीन पे करें। ठीक कि मसला फ़लस्तीन कैसे शुरू हुआ, फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कैसे कब्ज़े हुए, फ़लस्तीनियों के जो वसाइल हैं उस पर कैसे कब्ज़े हुए, फिर वहाँ जो यहूद हैं, यहूदी कभी मुसलमानों के दुश्मन दोस्त नहीं हो सकते, वो दुश्मन ही हैं। तो ये तो रसूल खुदा ने कहा है, मैंने और आपने तो नहीं, मतलब ये तो रसूल खुदा कह गए हैं कि भाई ये जो है यहूदा नसारा तो ये दोस्त नहीं हो सकते। तो किसी दिन आप एक प्रोग्राम रखें, हम पूरी तफसील से इस पर करेंगे कि फ़लस्तीन क्या है, फ़लस्तीन का मसला क्या है। अभी जो करारदाद मंजूर हुई है, देखें ये जो 2020 है जो अब जा रहा है, मेरा ख्याल आखिरी हफ्ता है उसका, अगला हफ्ता उसका आखिरी होगा, तो मेरा ख्याल में ये याद रखा जाएगा फ़लस्तीन के हवाले से। आप ये देखें कि फ़लस्तीन को जितनी सपोर्ट की मुसलमानों ने, ख़ुद पाकिस्तान का जो 70 साल का एक मौक़िफ़ रहा है फ़लस्तीन के बारे में, वो अचानक हमारे जैसे मुल्क में जो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए थे उसमें यहाँ बहस शुरू हो गई कि उसे माना जाए या ना माना जाए, इसराइल को माना जाए या ना माना जाए, क्योंकि हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू था फ़लस्तीन पर। कायदे आज़म से लेकर कायदे आज़म के 70-72 साल हो गए हैं। और फिर आपको याद होगा कि जो फ़लस्तीनी लीडर थे यासिर अरफ़ात साहब, वो पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर हैं और यहाँ भी आए थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म थी। अब अक़वाम मुत्तहिदा जो कर रही है, करारदाद मंजूर अभी हुई है और मैं वो देख रहा था, सारी करारदाद मैंने वो पढ़ी। सवाल ये है कि जो उनके वसाइल हैं, सिर्फ ये कह देना नहीं है कि उनका हक़ है। मैं समझता हूँ जो मकबूजा इलाके हैं, जिन इलाकों पर यहूदियों ने कब्ज़ा किया हुआ है, वो इसका अक़वाम मुत्तहिदा का, UN का काम है कि अपनी वहाँ जो अमन फोर्सेस हैं वो भेजें और वो इलाके खाली कराएं और फ़लस्तीन का जो राइट हक़ बनता है वो उनको दें। वो उनके जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करने का उनको हक़ होना चाहिए और एक वो अलहदा आज़ाद रियासत होनी चाहिए। हमारे कई मुसलमान मुल्क जो हैं वो मुसलसल लाइन में लगे हुए हैं इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, लेकिन अफसोस होता है कि वो फ़लस्तीनी भाइयों पर बात नहीं करते। मैं समझता हूँ ये जो करारदाद मंजूर हुई है दिसंबर के शुरू में, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि दुनिया के ममालिक जो हैं वो मुतवज्जो हो रहे हैं। देखिए जहाँ अमेरिका जो है वो अरबों को दबाव डालकर इसराइल को तस्लीम करा रहा है और मामलात उनके तय करा रहा है, दूसरी तरफ मुसलमान ममालिक को भी ये कहना चाहिए और उनको भी मुतहर्रक होना चाहिए कि हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं उन पर बहुत जुल्म हुआ है। जितना फ़लस्तीनियों पर जुल्म हुआ है, मैं समझता हूँ लेबनान के अलावा छोटे जो 2-4 और ममालिक हैं जिन्होंने फ़लस्तीनियों का साथ दिया है। हमारे जो बाकी मुसलमान ममालिक हैं वो उस तरह खुलकर साथ नहीं दे रहा है जिस तरह उनको देना चाहिए। सर अब तो इसराइल को तस्लीम करने का मामला चल पड़ा है, अब तो एक पूरी सीरीज है। कल मराकश ने भी किसी हद तक तस्लीम कर लिया है, बाकी ममालिक उर्दन आ गया या उससे पहले सऊदी अरब के वजह से खबरें थी, UAE का मामला आपके सामने है। वज़ारत ख़ारजा के लोगों ने मुझे बताया है कि ट्रंप के जाने से पहले कई मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। मैं ये समझता हूँ हर मुल्क का अपना फ़ायदा और नुकसान है, वो कर लें, लेकिन इसराइल को तस्लीम करने का मतलब ये नहीं है कि हम फ़लस्तीनियों को नज़रअंदाज कर दें या जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, जो उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा
कब्जा किए, उन पे उनके वसाइल पे कब्जा किया। अब तो यूएन ने अपनी करारदाद में भी कह दिया। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ उनके जो वसाइल हैं वो उनको वसाइल हक इस्तेमाल करने का हक मिलना चाहिए, उनको हक जो खुद मुख्तारी का हक है वो मिलना चाहिए, और उनको बतौर रियासत तस्लीम करना चाहिए, और उनके जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है यहूदियों ने वो खाली कराने चाहिए। ये बड़ी अहम बात, वो खाली कराकर और इसको पूरी रियासत मानी जाए, फिर उसके बाद आप जो मानना चाहता है उसको माने। मैं ये समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों के साथ जितना जुल्म हुआ है दुनिया में 2 मुसलमान ममालिक हैं जहाँ बहुत जुल्म हुआ है जी। एक कश्मीर है हमारा, जो कश्मीरियों के साथ अभी भी बहुत जुल्म हो रहा है, वो देखें 500 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, जेल बना हुआ है कश्मीर। इसी तरह फ़लस्तीनियों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। सिवाय लेबनान के, हिजबुल्लाह के, मैं नहीं समझता कि फ़लस्तीन की किसी मुल्क ने खुल के जो है वो कोई हमायत की हो या उनके साथ कंधा से कंधा मिला के कोई लड़े हों या कोई सपोर्ट की हो। देखें बात यह है कि जब भी वहाँ कोई हमला होता है उन पर, जब रॉकेट लॉन्चर मारे जाते हैं इजराइल की तरफ से, तो कोई दवाइयाँ वगैरह वाले कोई मुसलमान ममालिक जो हैं कोई दवाइयाँ भेज दें, कोई शिप भेज दें, खाने पीने की चीज़ें भेज दें। स्कूलों पर आप देखें कितने पिछले दिनों जो है सामान कैसे हमले हुए हैं, लेकिन वो उस तरह मदद नहीं कर पा रहा है जितना हिजबुल्लाह या लेबनान कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान अगर इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं तो फिर जो फ़लस्तीनियों का जायज़ हक बनता है उसको भी इस्टेब्लिश किया जाए, उसको भी तस्लीम कराया जाए। उसके बाद फिर आप बेशक मामलात को आगे बढ़ाएं। ये बिल्कुल एक अहम बात है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की ये करारदाद एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। अब खुदा करे ये असरअंदाज भी हो, करारदादें ज़ाहिर वहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन सब वक्त जाते जाते आखिर में थोड़ी सी हम दाखिली सियासी सूरत हाल का भी जिक्र करते चले जाएँ। आपको पता है बड़ा शोर है PTM के हवाले से, मौलाना साहब बोल रहे हैं, धरने हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, सॉरी, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। शेख रशीद साहब ने बयान दिया कि मौलाना फजलुर रहमान जो है एक तो वो फसाद की जड़ हैं, और दूसरा उनको भी वही सिक्योरिटी खदशात लाक हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को थे। तो इस पर आप क्या समझते हैं, क्योंकि शेख साहब वज़ीर दाखिला हैं? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि 2 बातें हैं। एक तो शेख रशीद साहब को जब वो बयान देते हैं ना, अब वो वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर रेलवे नहीं है, और उनको अल्फाज का चुनाव में बहुत एहतियात करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक बड़े बाइज़्ज़त शख्स हैं, पाकिस्तान के लीडर हैं, कई दफ़ा कौमी असम्बली में रह चुके हैं, 1988 से वो आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके बारे में अगर आपने कोई बात कहनी भी है तो इस तरह तंज़िया न की जाए जिनसे उनकी तौहीन हो। आपने सियासत करनी है तो आप सियासी बयानात दें। दूसरा जो बयान उन्होंने दिया और जिस अंदाज़ में वो बयान दे रहे थे, इससे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो वज़ीर दाखिला नहीं बल्कि कोई धमकी दे रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान को। देखें बेनज़ीर भुट्टो को भी अगर सिक्योरिटी खदशात थे तो उनकी हिफाजत करना रियासत का काम था, और अगर मौलाना फजलुर रहमान को भी हैं तो उनका भी जो है उनकी सिक्योरिटी करना रियासत का काम है, वज़ीर दाखिला का काम है कि उनको सिक्योरिटी दे, ना कि आके सड़क चौराहे पर ये ऐलान किया जाए। बिल्कुल, इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।